हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का 22 अगस्त के द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी या पीएसआईआर में से कोई एक है तो आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करके अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिक्विजिट मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। फटाफट से भागते हैं अपने आर्टिकल्स की तरफ और पाते हैं कि कोई भी आर्टिकल आज का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसमें से एक आर्टिकल यहाँ पर है छोटा सा। इसमें ये बोला गया है कि भैया देखो, ग्रीनलैंड आइस के ऊपर 14 से लेकर 16 अगस्त तक भारी मात्रा में बारिश हुई है। अब इस बारिश से कंसर्निंग रीजन क्या है? लोगों ने बताया कि भाई ये सही नहीं है, इससे तो ये होगा कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो और तेजी से बढ़ जाएगा। क्यों, क्या रीजन है? इसके दो मेजर रीजन यहाँ पर कोट किए गए हैं। पहला रीजन ये है कि देखो, आइस जो होता है उसका टेम्परेचर वाटर के कंपैरिजन में तो कम ही होगा, तो अगर आइस पर वाटर गिरेगा तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गर्म होगा उससे कंपैरेटिवली, इसीलिए आइस को मेल्ट कर देगा। दूसरा रीजन ये है कि आइस, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वाइट कलर होता है इसका, मतलब इसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सन रेज को ये एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसीलिए और देर तक बना होता है। वाटर कुछ भी कहो, आइस के कंपैरिजन में तो थोड़ा डार्कर शेड में आता ही है। अब ये चूंकि डार्कर है और ये वाइट है, तो वाटर की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है लाइट की, वो थोड़ी तो ज़्यादा हो ही जाएगी, और इस सेंस में ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, सन रेज ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, टेम्परेचर वापस से और बढ़ेगा, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये एक चिंताजनक कारण था, आपको ये रीजंस पता होने चाहिए थे बेसिकली इसमें। दूसरा, यहाँ पर एक आर्टिकल आया था कि टर्मरिक के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कलरफुल ये येलो कलर हमें दिखता है, वो बेसिकली दो चीज़ों के कारण दिखता है। आपने पिपरिन का नाम सुना है क्या? और करक्यूमिन का नाम सुना होगा आप सबने, मतलब ये तो सुना ही होगा कि देखो, हल्दी हेल्थ बेनिफिट इसीलिए सबसे ज़्यादा देता है क्योंकि उसमें करक्यूमिन होता है, ठीक है। और एक पिपरिन, इन दोनों नामों को बस आप याद रखते रहो कि हल्दी में ये पाए जाते हैं, और इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें। बस बाद में ये भी बताया गया है कि हल्दी का सेवन अगर आप करते हो तो कोविड-19 जैसे सिचुएशन से भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है आपको। सिंपल था। तो हम अपने मेजर आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल अभी 18 अगस्त के न्यूज़पेपर में था, जिसके अंदर सेलिब्रेटिंग आइंस्टीन सेंचुरी के नाम से ये आर्टिकल आया था। सुमित सर ने आपको शायद बोला भी होगा कि ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे संडे को, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर तो फिलहाल ये लिखा गया है कि ये हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, इन्होंने जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उससे फिजिक्स को पढ़ने का पूरा डायमेंशन ही चेंज हो गया। इसके पहले आपको पता होगा कि दो मेजर लोग थे इसके पहले, या फिर आप एक का नाम ले सकते हो, न्यूटन का नाम ले सकते हो। न्यूटन की फिलॉसफी या फिर जो उसके लॉज ऑफ मोशन थे, वो पूरे के पूरे फिजिक्स को गवर्न करते थे। बट सिंस 1905 जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सबसे पहली बार मार्केट में दिया, उस सेंस में फिजिक्स का जो मायना था उस टाइम तो चलो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, बट स्टिल आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो इनकी उस थ्योरी से फिजिक्स का पूरा जो डिस्कशन का मुद्दा होता था ना, वही चेंज हो गया। बहुत सारे चेंजेस इन्होंने कर दिए, और अपने छोटे से लाइफ स्पैन में, आपको पता है 1905 में ये मात्र 26 साल के थे। तो हम में से बहुत सारे लोग 26 साल के होंगे जो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट इनका उस टाइम का था जब इन्होंने इस पूरे फिजिक्स को चेंज करने का सोचा। और सोचो, उस टाइम पर आइंस्टीन ही एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक या ऐसे इंसान होंगे जिनको पता होगा कि अच्छा, इस पूरे यूनिवर्स में ये सारी थ्योरीज लगती है क्या। बाकी किसी को नहीं पता, और ना ही बाकी इनकी बात मानने वाले थे। कुछ लोग इनको जूइस्ट साइंटिस्ट बोल के, रिलीजन के नाम पर या फिर दूसरे दूसरे चीज़ों के बेसिस पर इनको निगलेक्ट कर देते थे। बट स्टिल बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो कि इनको निगलेक्ट करने के लिए, इनकी थ्योरीज गलत करने के लिए आए थे, बट फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इनका कहना सही है। बाद में इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। आपको पता है कि इनको नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला है? यूपीएससी का क्वेश्चन भी आ चुका है इसी सेम चीज़ पर, 2017 या 18 में आया था। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप फटाफट से बता दो कि कौन सी चीज़ के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, कौन से ईयर में मिला था। अगर आप ये बता सको तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा फिर तो। फिलहाल हम पढ़ेंगे आज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनके शुरुआती दिनों की है, जिसमें ये फिजिक्स के रिलेशन में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल इनर्शिया वगैरह को देखते हुए उस पर डिस्कशन करते हैं। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बेसिकली मोर एडवांस साइंस की तरफ बात करता है, मोर एडवांस फिजिक्स की तरफ बात करता है। तो उसमें स्पेस, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इन सबको हम लोग लेके आते हैं। तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी क्या है, आइंस्टीन के दिमाग में ये सारी चीज़ें आई कहाँ से। तो आइंस्टीन बचपन से ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट थे, इस फील्ड में रुझान रखते थे और एक अपने ऑफिस में जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने खिड़की से बाहर देखा कि सामने वाली बिल्डिंग पर एक इंसान सीढ़ी लगा के उसको ग्लास को साफ करने के लिए वो ऊपर चढ़ रहा था। अचानक से वो स्लिप करता है और वो नीचे गिरने लगता है। आप यहाँ पर जो पहली इमेज है, इस इमेज को देखते हुए आप इसको रियलाइज़ कर सकते हो कि गिरते हुए उसकी कुछ ये हालत रही होगी और सूटकेस की जगह उसके पास पेंट टूल्स होंगे, या फिर वो दीवार पेंट कर रहा था, ऐसा कुछ कहानी है। तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में तो आएगा अरे गिर जाएगा, सिर फट जाएगा, उसका चोट लग जाएगी, उसको इवन डेथ भी हो सकती है। बट आइंस्टीन के दिमाग में ये आया कि वाइल फॉलिंग, जब वो हवा में ही है तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। उनको लगा कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी जो कि अभी फॉल कर रहा है। बट यहाँ पर क्या हो कि इस टाइम पर आपको ये पता होगा कि अर्थ अपने आप में ऊपर की दिशा की ओर कभी भी कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा होता है ना कि आपको क्या अर्थ धक्का देता है ऊपर, आप हमेशा उछलते रहते हो? नहीं होता ना, अर्थ अपनी तरफ से कोई धक्का नहीं देता, बस ग्रेविटी है जो कि हमें उसके सेंटर की तरफ पुल करती है। इसीलिए यहाँ पर भी ये रीज़न है कि हमने देखा कि ये जब भी कोई फ्री फॉल करता है तो वो एक ऐसी कंडीशन में आएगा जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक वेटलेसनेस की कंडीशन में। सेम वही सिचुएशन बनेगा जैसा कि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में फ्लोट करता है। हालांकि ये तो तुरंत जमीन पे गिर जाएगा, बट आप सोचो कि अगर इसकी इनफाइनाइट लेंथ हो और इसने अपनी आंखें बंद कर ली तो इसको चारों तरफ कुछ भी दिख रहा होगा? नहीं। और इसी सेम टाइम पर अगर हम इसको वैक्यूम में लगा दें, मतलब कि हवा का कोई दबाव उसके पीछे से नहीं लग रहा है जिससे उसको पता ही नहीं चले कि वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा, तो उसको क्या समझ में आएगा कि वो अभी वेटलेसनेस की कंडीशन को फील कर रहा है। सिमिलरली जैसा कि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में करता है, बिल्कुल सिमिलर बात है ना ये। तो इसीलिए इनको ये लगा कि देखो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन के बीच में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन तो है जिससे कि हमें कुछ नई थ्योरीज का पता लग सकता है। इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया सिमिलर। अगर मान लो कि कोई एक पर्सन है जो कि अर्थ पर अपने वेट को मेजर करता है, मान लो कि अर्थ पर इसका वेट आता है 50 kg, और इसी वेइंग मशीन के साथ इसको हम लोग ना एक रॉकेट स्पेस में भेज देते हैं ऊपर, और ये ना बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा तो ये जब अपना वेट मेजर कर रहा है और ऊपर जो रॉकेट बढ़ रहा है उसकी स्पीड या उसका एक्सेलरेशन जो है वो हम रख देते हैं ग्रेविटी के बराबर, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपको इतना बेसिक साइंस तो पता होगा ना कि एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ग्रेविटी वाला। तो अगर इतने ही स्पीड से कोई रॉकेट ऊपर जा रहा है और इसी के बीच में अगर ये बंदा वेइंग मशीन पर खड़ा होकर अपना वेट नापेगा तो उस केस में इसका भी वेट 50 kg ही आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि लगभग लगभग सिनेरियो सेम ही है। अर्थ पर भी वो सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था जो कि अब ये इस स्पेस क्राफ्ट में एक्सपीरियंस कर रहा है। इसी चीज़ को समझने के लिए एक और आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। यहाँ पर देखते हैं। देखो, एक ऐसा रूम है जो कि बिल्कुल क्लोज्ड है। अब यहाँ पर एक इंसान को हमने एक टॉर्च दे दिया कि भैया लो तुम इस दीवार पर टॉर्च जलाओ। टॉर्च जलाया तो हमें लगता है कि नॉर्मली ये टॉर्च जो है बिल्कुल सीधे सीधे जाएगा और उस दीवार पर हिट करेगा जहाँ पर इसका हाइट और जिस हिसाब से ये टॉर्च का हाइट है ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। एक दूसरा सिमिलर केस लेते हैं जिसमें यही रूम है, बस ये रूम एक स्पेसशिप के अंदर है, ठीक है, और ये स्पेसशिप ऊपर की तरफ जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। तो अब क्या होगा कि चूंकि ये स्पेस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर अगर यही सेम पर्सन को हमने भेजा कि यहाँ पर भी तुम्हें सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है, तो यहाँ पर लाइट सीधे ना जाके अपीयर होता है कि नीचे की तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि जब तक लाइट यहाँ से निकल के यहाँ सीधे पहुँचता तब तक ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर चला गया था, तो इसीलिए ये यहाँ पर टकराता है। यहाँ पर इन दोनों की हाइट जो है ये इक्वल नहीं है। आइंस्टीन को लगा कि देखो थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंट जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था वैसा ही यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो उसको देखते हुए इन्होंने इस वाले एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया वापस से। इन्होंने पाया कि एक्चुअल में क्या हो रहा था कि यहाँ पर भी लाइट हल्का सा कर्व हो जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और इसके पीछे रीज़न उनको समझ में आया कि हो सकता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक रीज़न हो जो कि लाइट को अंत तक आते आते नीचे की तरफ खींच ले रही है। लेकिन एक बात उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि इन्होंने इस बात को बिल्कुल सिद्ध कर दिया था कि लाइट जो है वो हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करती है। अब जब अपना सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करती है तो ऑब्वियस सी बात है, एक अगर सीधी लाइन है इस दीवार तक पहुंचने का
तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई भी टेढ़ी लाइन लेके ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, लाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आखिर क्या है इसके पीछे रीज़न? फिर उनको धीरे धीरे से ये बात समझ में आई कि मे भी ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो कर्व्ड ही है। इसके पीछे उनको और भी बहुत सारे ऐसे बेसिस मिले, लाइक अर्थ है हमारा। अर्थ पर अगर हमें एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जाना है तो हम स्ट्रेट पाथ में जाके कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कर्व्ड ही होगा, है ना। तब जाके हम ए से बी तक मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंच पाएंगे। तो उनको ये समझ में आया कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा स्पेस जो है वो कर्व्ड है, मतलब जो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर एक तरफ लाइट है, यहाँ पर ट्रैवल करना है तब तो सीधे सीधे जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए उसको भी बेंड होना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो जो हमारा टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूम है उसको वही पाथ लेना पड़ता है जितना वो बेंड हुआ है, मतलब उसके लिए यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो सीधे यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो यहाँ से समझ में आया आइंस्टीन को कि अच्छा ये बात है, सारा का सारा यूनिवर्स कुछ इस हिसाब से चलता है। एक्चुअल में तो हमने देखा कि ये इस हिसाब से चलता है। अब आपको जैसा मैंने बताया कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है इसको एज्यूम कर पाना, तो हम इस वाले थ्योरी पर चलते हैं और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ बात करते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिलेटिविटी क्या होती है। देखो रिलेटिविटी क्या है कि अगर ये जो ट्रक आप सामने देख रहे हो, अगर इसके सामने से अगर मैं ये घास को ना गुजारूं तो क्या आपको समझ में आएगा कि ये बस मूव कर रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि ऑब्सोल्यूट रेस्ट या ऑब्सोल्यूट मोशन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिंपल है, आप किसी भी चीज़ को ऑब्सोल्यूट रेस्ट या ऑब्सोल्यूट मोशन में बता ही नहीं सकते। आप बोलोगे कि मैं बता सकता हूँ क्योंकि लैपटॉप मेरे सामने बिल्कुल स्टॉप पोजीशन में, स्टेबल पोजीशन में है, कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है, हिल भी नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि देखो अर्थ तो मूव कर रही है, तो अर्थ मूव कर रही है तो डेफिनेटली आपका लैपटॉप भी मूव कर रहा होगा। आप बोलोगे नहीं, अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, सन कॉन्स्टेंट है। सन भी कांस्टेंट नहीं है। अगर यूनिवर्स के बाहर आके आप देखो या फिर यूनिवर्स के अंदर में आप देखो तो आपको सन भी मोशन में दिखेगा। आप बोलोगे फिर यूनिवर्स कांस्टेंट है। मैं बोलूँगा नहीं, यूनिवर्स भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स के बाहर आके उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको यूनिवर्स भी 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर बात ये आती है कि हर कोई अपने ऑब्सोल्यूट रेस्ट या ऑब्सोल्यूट मोशन में तभी निर्धारित हो पाएगा जब हम उसके रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करें, किस रेस्पेक्ट में हम उसको स्टेबल, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि वो अपने रेस्ट पोजीशन में है या फिर वो अपने मोशन के पोजीशन में है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, यही है रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट। इन्होंने इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो चीज़ों के बारे में बात की। सबसे पहली बात इनके लिए ये थी कि पूरे ब्रह्मांड में लॉज ऑफ फिजिक्स हमेशा अप्लाई हो, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ऑब्जर्वर किसी के कंपैरिजन में रेस्ट में है या फिर किसी के रिलेटिव पोजीशन मोशन में है, तो हर बार लॉस ऑफ फिजिक्स उस पर अप्लाई होंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने बोला कि इररेस्पेक्टिव ऑफ या फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ मोशन ऑफ लाइट, हमेशा लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। लेट से कि अगर हम नॉर्मल अपने ज़िंदगी में अपने रूम में बैठ के अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो इसकी स्पीड जो होगी वो होगी 299793458 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। यही स्पीड ऑफ लाइट होगी अगर हम लोग मान लो एक ऐसे स्पेसशिप में बैठ जाएं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग खड़े होके टॉर्च जलाते हैं, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है ऐड ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तो ऐसी ही बात करती है कि स्पेसशिप मेरा ऑलरेडी लाइट की स्पीड से जा रहा था, मैंने इसके अंदर टॉर्च जलाया तो ये स्पीड ऑफ लाइट इस वाले स्पेसशिप के स्पीड ऑफ लाइट से ऐड हो जाएगी और इसका रिजल्टेंट स्पीड 2 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप मोशन में हैं या फिर कैसे भी हैं, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यह आइंस्टीन ने अपनी पहली इस थ्योरी में बताया। अब इसको हम बहुत सारे थ्योरी से रिलेट करके समझते हैं। बेसिकली ऐसे 2-3 थ्योरीज इन्होंने दी। एक का नाम है टाइम डायलेशन, एक का नाम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और एक का नाम है मास इंक्रीमेंट। टाइम डायलेशन के इस फिनोमेना को समझते हैं। नॉर्मली इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सोचा कि हम क्या करते हैं, एक मिरर लेते हैं और एक यहाँ पर मिरर लगाते हैं और इसी के जस्ट बगल में एक लाइट का सोर्स रखते हैं, ठीक है। लाइट का सोर्स ऐसा है कि जब भी ये ऊपर टकराएगा ये वापस नीचे आएगा और यहाँ पर एक और मिरर लगा हुआ है। तो अब इससे यहाँ पर एक सेंसर लगा दिया इन्होंने और यहाँ पर भी एक सेंसर लगा दिया।
इन्होंने बोला कि अगर इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग डी ले लें तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ऊपर लाइट कितने देर में गई, नीचे कितने देर में गई। चूंकि हमने यहाँ पर सेंसर्स लगा रखे हैं, उससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना टाइम इसने लिया। सपोज करते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अगर हम लोग सी ले लें और इनके बीच का जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग टाउ ले लें, तो हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर चलो स्मॉल टी ले लो आप, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चूंकि यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 बार लाइट ट्रैवल किया तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2d अपॉन टाइम, यही स्पीड आएगी। तो यहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे चूंकि हमें डिस्टेंस पता था। सपोज करो इस पूरे सिचुएशन को हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकली ऐसा मानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ना होके 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, सिंपली ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। और ये डिस्टेंस को बोलते हैं कि ये डिस्टेंस ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम लोग देखें तो शायद 6 मीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब इनके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो टाइम कितना लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए 2d अपॉन सी। इसके हिसाब से 2 × 6 अपॉन में 3, ये कितना आ गया, 4 सेकेंड, ठीक। अब ये जो 4 सेकेंड आ गया ये हमारे नॉर्मल ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में। अब देखते हैं मेंटोस ज़िंदगी को। मेंटोस ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि ये सेम एक्सपेरिमेंट का जो ये सेटअप है इसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के एक स्पेसशिप में लगा के भेज रहे हैं और हम लोग इस स्पेसशिप के अंदर नहीं बैठे, इसके बाहर खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये अब आगे बढ़ रहा होगा तो हमें ये दिखेगा कि बजाय कि ये ऊपर नीचे जा रहा है ये इस पोजीशन में जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक ये यहाँ से ऊपर पहुँचेगा स्पेसक्राफ्ट भी तो आगे बढ़ गया होगा, फिर जब ये नीचे आएगा फिर स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ये डिस्टेंस मान के चलते हैं जो शुरुआत में 6 मीटर था अब वो बढ़ के 9 मीटर हो गया है, ठीक। अब चूंकि ये 9 मीटर हो गया है तो अब टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा, मतलब अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि हर सिचुएशन में स्पीड ऑफ लाइट तो सेम ही रहनी है 3 मीटर पर सेकेंड जो हमने एज्यूम किया था, अब डिस्टेंस केवल बढ़ गई है। तो डिस्टेंस बढ़ने के लिए टाइम जो हमें समझ में आ रहा था अब वो पता चला कि टाइम कितना हो गया, 2 × 9 अपॉन 3, ये आ गया अब हमारे पास 6 सेकेंड। मतलब कि अगर हम लोग बाहर खड़े होकर इस चीज़ को देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर सेम एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं उनके लिए 6 सेकेंड बीत गया है, जबकि इसी सेटअप को अगर हम लोग अपने पृथ्वी पर या फिर जहाँ हम खड़े हैं बाहर वहाँ पर रख के देखेंगे तो हमारे लिए 4 ही सेकेंड था। तो ये डिस्टर्बेंस नहीं आया। इससे ये नतीजा निकला कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसके लिए टाइम धीमा बीतेगा। दोनों के लिए बराबर ही टाइम बीत रहा है लेकिन इट विल अपीयर टू कि वो टाइम धीमा बीत रहा है उसके लिए। जितने देर में हम 4 सेकंड में उसी फेनोमेना को यहाँ पर कर लेंगे उसी चीज़ को हमारे हिसाब से उसको 6 सेकंड लग रहे हैं, मतलब कि उसके लिए टाइम धीमा हो गया। इसी तरीके से आप इस चीज़ को भी समझ सकते हो कि अगर हम लोग कोई बहुत ज़्यादा मास वाले जगह पर पहुँच जाए लाइक ब्लैक होल, वहाँ पर भी टाइम धीमा बीतता है। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी ना, जहाँ पर उस प्लैनेट के पास जाते हैं तो वहाँ पर टाइम बहुत धीमा बीतता है। हार्डली कितना बीतता होगा, उनके लिए 1 घंटे 2 घंटे ऐसे कुछ बीते थे, और जो उसके साथ स्पेसशिप में एक और बंदा बाहर बैठ के वेट कर रहा था उसके लिए 10 12 20 साल बीत गए थे, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी, उसने टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूम को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया था। उसके लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ गुजरती है तो उसको लंबा पाथ लेना पड़ता है, और जब भी लंबा पाथ लेगा तो इसके लिए डिस्टेंस बढ़ जाएगी और इसीलिए यहाँ पर टाइम बहुत धीमे बीतेगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया ना। इसी तरीके से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का भी एक फिनोमेना है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आप सिंपली इसको इस चीज़ से समझ सकते हो कि जिस चीज़ की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उसका लेंथ उतना कम होता हुआ दिखाई देगा। लेट सपोज कि अगर स्पीड नॉर्मल थी, आम जिंदगी में ये है, तो आम जिंदगी में इस पूरे स्पेसक्राफ्ट की हमें इतनी लेंथ दिख रही है, लेकिन अगर हम मेंटोस जिंदगी में आएंगे तो हमें अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ रहा होगा तो हमें बस एक लाइन जैसा कुछ दिखेगा। ये है लेंथ श्रिंकिंग या फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी। इस तरीके से रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी होता है कि दो एक्शन साइमल्टेनियसली अगर हमारे लिए अगर हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए और सामने वाले पर्सन के लिए
कोई भी एक फिनोमिना साइमल्टेनियसली हो रहा है तो सामने वाले पर्सन को भी यही सेम दिखे, क्योंकि हो सकता है कि हम रेस्ट की पोजीशन में हो किसी एक सब मतलब एक सिचुएशन के हिसाब से, और वो किसी बहुत तेजी मोशन में हो, तो उसके लिए वो फिनोमिना बहुत डिफरेंट तरीके से दिखेगा। लेट से इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर मान लो आप बीच में खड़े हो, ठीक है, और आपके एक इधर साइड में और आपके एक इधर साइड में दोनों इक्वल डिस्टेंस पर बिजली गिरती है, ठीक है। सपोज करो कि 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर बिजली गिरती है, तो आपको तो ये लगेगा कि दोनों बिजली मेरे लिए साथ में मेरे अगल बगल गिरी है। लेकिन सोचो कि आपके सामने से अगर कोई एक बंदा ट्रेन में बैठ के बहुत तेजी से जा रहा था, उसको कैसे दिखेगा? उसके लिए ये वाली लाइट पहले गिरी है और ये वाली लाइट उसके लिए बाद में गिरी है, तो उसके लिए तो चेंज हो गया ना। तो यही बोल रहा है कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी नहीं है, मतलब मेरे लिए जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं अपने इस रिलेटिव कॉन्सेप्ट में, सामने अगर कोई बंदा मोशन में तो उसके लिए वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। एक होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसी से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया। और इसके पहले जो बहुत बड़ी गुत्थी थी, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी, उसका मोशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से इम्पैक्ट क्यों डालता है, उसका मास बढ़ क्यों जाता है ना। मान के चलो कि आपके पास एक गोला है लोहे का, आप अभी टेबल पर रख रहे हो, ठीक है, ये टेबल को तो नहीं तोड़ देगा, लेकिन अगर सोचो इसी बॉल को आप मोशन में ले गया, ऊपर से छोड़ दो इसको, जब ऊपर से इसको छोड़ दोगे तो टेबल लकड़ी का अगर है तो हो सकता है ना कि टेबल टूट जाए। क्यों? क्योंकि उसका मास उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब वो टेबल से टकराए तो ज़्यादा हो गया था। वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, बट इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया और ये सारी गुत्थियाँ जो थी वो धीरे धीरे सॉल्व हुई। यही 2-3 थ्योरम आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझना था। हालांकि जब इन्होंने 1905 में जब इस थ्योरम को प्रपोज किया था ना, पेपर सबमिट किया था, तो किसी ने माना नहीं। काफ़ी साल बाद जब इनको ये फिनोमेना दिखाई, लोगों को दिखाया इन्होंने, यहाँ पर क्या देखने को मिला कि नॉर्मल टाइम पर अगर हम लोग दो स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे तो उनके पोजीशंस कुछ ये थे, लेकिन जब बीच में कभी सन आ गया तो इनके पोजीशन दूर दूर हो गए, मतलब इनके डिस्टेंसेस जो है वो अलग अलग हो गए। ऐसा कब होता? ऐसा तभी होता जब लाइट अपने पाथ को बेंड कर दे, क्योंकि इन दोनों के पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आ जाएगा एक ही दिन में और वापस से सूरज के हटने पर फिर वापस अपने जगह पर पहुंच जाएंगे, नहीं हो सकता ऐसा। इसका मतलब है कि लाइट जरूरी नहीं है कि हर बार स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करे, वो सिचुएशन के हिसाब से बेंड भी हो सकता है। उसको इस तरीके से समझा गया कि चूंकि यहाँ पर सन है और सन टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूम को डिस्टॉर्ट करता है, तो एक्चुअल में ये जो इसके पीछे स्टार है वो हमें दिखना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पर अर्थ पर हम ऑब्जर्व कर रहे थे और ये वाला पाथ कर्व हो गया था, तो हमें कोई भी चीज़ दिखती तो स्ट्रेट पाथ नहीं है, तो हमें ये अपीयर होगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया है और ये वाला स्टार जो है वो यहाँ पहुँच गया है सन के रेस्पेक्ट में, जबकि लाइट बेंड हुई है, इसके वजह से हमें ये यहाँ पर दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसको जब सब लोगों ने ऑब्जर्व किया तब सब लोगों ने इनको बहुत शाबाशी दी और बोला कि आप बिल्कुल सही बोल रहे थे अभी तक, और डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए। ये नॉर्मल ज़िंदगी है, ठीक है। यहाँ पर मिनटोस ज़िंदगी में यहाँ पर कोई बहुत वेलोसिटी में तो नहीं है, बस सन अपने पिक्चर में आ गया है और इन्होंने स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना केवल स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा है बल्कि टाइम भी डिस्टॉर्ट हो जा रही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम कंसिडर करते हुए देखेंगे तो यहाँ के लिए टाइम धीमा बीत रहा है ना, तो इसीलिए स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम बोलते हैं। ये जो पूरा बड़ा सा मास ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये पूरे स्पेस टाइम को ना केवल स्पेस के रेस्पेक्ट में डिस्टॉर्ट करता है बल्कि टाइम के रेस्पेक्ट में भी डिस्टॉर्ट करता है। इस वाले एग्जांपल से तो हमने केवल देखा कि स्पेस के रेस्पेक्ट में डिस्टॉर्ट करेगा, ऊपर जो हम लोग टाइम डायलेशन वाले कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, या फिर हमने देखा कि यहाँ पर लाइट कर्व्ड है तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसीलिए इसके लिए टाइम धीमा बीतेगा, तो वो टाइम कॉन्सेप्ट भी लेके आता है। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी सरल तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।